आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, ये घटना चक्र बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो अभी रिसेंटली बीपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो 30 अगस्त को शेड्यूल किया गया, 30 सितंबर को शेड्यूल किया गया है। तो उस क्रम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं देखूंगा 38वीं से लेकर 68वीं बीपीएससी तक के सारे क्वेश्चंस को, जो कि 1992 से लेकर अब तक जितने भी 68वीं बीपीएससी तक के अभी तक के जितने भी बीपीएससी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में एक एक कर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, अब पढ़ेगा इंडिया टीम के द्वारा अब लक्ष्य 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक रिवीजन जो है वो आप लोगों के लिए आयोजन करवाया जा रहा है, जो कि एक पेड फॉर्म में होगा और उसका चार्जेज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ होंगे। इसमें आप जुड़ने के लिए आपको दिए गए नंबर 9472092809 पे लिखकर बीपीएससी लिखकर व्हाट्सअप करना होगा और उसके बाद फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। एक्चुअली इसमें है क्या, ये 99 रुपये में पूरा पैकेज, ये 99 कोई चार्जेज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इसलिए लिया जा रहा है कि ताकि जो कुछ भी जो हमारा कॉस्ट है वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाए। इसका इस पूरे टेस्ट में क्या मिलेगा वो एक सेकंड का टाइम देकर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। डेली आप लोगों को मॉर्निंग में क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें बिहार स्पेशल और करंट अफेयर होगा, और शाम में डेली 150 क्वेश्चंस आप लोगों को फुल लेंथ मिलेगा। अभी से लेकर आप लोगों को 28 सितंबर तक ये दिया जाएगा, मतलब आप मान के चलिए डेली आप लोगों को 200 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिल जाएगा, 150 से 200 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। और क्वेश्चंस भी जो होंगे वो अच्छे लेवल के होंगे जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये जुड़िए, ये जो टेस्ट होगा वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। प्राचीन भारत के इतिहास का में जो पहला क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया है वो यह कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ है क्या कि ऑप्शंस में अगर देख रहे हैं अंजीरा से, दम साबत से, किलीगू, मोहम्मद से और मेहरगढ़ से, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये जब तो इसका आंसर तो हो जाएगा मेहरगढ़ से। ये प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नवीनतम खोजों के आधार पर, तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में जिला में जो स्थित लुहारदेव है वो है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका ऑप्शन अगर रहेगा लुहारदेव तो पहले आपको वही टिक करना है, मेहरगढ़ नहीं टिक करना है। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, ये आपको पता ही होगा। और साथ ही साथ नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती भी जो है वो मेहरगढ़ में भी है, ये मेहरगढ़ में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी जो है वो कहा जाता है। तो कैल्कोलिथिक युग जो है वो किसको कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग में एक्चुअली हुआ क्या है कि जो तांबा होता है उसके औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का भी जो है वो प्रचलन मिलता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो ताम्रपाषाण युग है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, लाल रंग का उपयोग हुआ था। एक्चुअली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृदभांड कहते हैं। तो मृदभांड के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी और निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार के उस पर क्या चित्रकारी किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल में। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल की हिस्ट्री भारतीय अगर बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल कब से कब तक था, 2300 बीसी से लेकर 600 बीसी का जो कालखंड है उसको आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। और आप लोग पढ़े होंगे, अगर हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो रेडियो कार्य जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो सिंधु सभ्यता की जो तिथि है वो कब से कब तक है, 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। तो इसीलिए सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ेगा, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। पक्की ईंट से बनी इमारत था, ये था ही। कला और वास्तुकला भी था। तो जैसे ही दो ऑप्शन सही हो जाएगा तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सही आंसर।
आंसर होगा। देखिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो पक्की ईंटें से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार और वाणिज्य, ये सब जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो मिनी हड़प्पा को, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह लोथल जो है वो अभी गुजरात राज्य में स्थित है और इसकी खुदाई जो है वो रंगनाथ राव के द्वारा करवाया गया था। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है और लोथल से गोदीवाड़ा, हाथी दांत, दिशा मापक यंत्र, ये सब जो साक्ष्य हैं वो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा के बंदरगाह की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोथल जो है वो क्या है? हड़प्पा का एक बंदरगाह है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल। लोथल जो है वो एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है जहां से कि गोदीबाड़ा का साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो गुजरात में है, या आपसे पूछ रहा है। डाबरकोट। डाबरकोट कहाँ है पता है? याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। डाबरकोट बलूचिस्तान में है, ठीक है। राखी गढ़ी कहाँ है? राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन राजस्थान में है। और लोथल कहाँ है? लोथल जो है वो गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है वो भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी। भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है वो नर्मदा घाटी में ही अवस्थित हथनौरा, जो कि सीहोर मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है वो किस शैली में प्राप्त होती है? तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है वो गंधार शैली में भी प्राप्त होता है, मथुरा शैली में भी प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, कुषाण वंश की अगर बात करते हैं, जब कुषाण काल चल रहा था उस समय गंधार और मथुरा कला शैली जो है उसी के तहत बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं उसका निर्माण किया गया था। लेकिन फिर महात्मा बुद्ध की जो प्रथम प्रतिमा के निर्माण का जो श्रेय है वो गंधार कला को दिया जाता है। तो यह निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रतिमा जो है वो किस शैली में बनी हुई थी, इसलिए इसका आंसर जो है वो ई माना गया है। नेक्स्ट है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोगों को पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का संस्थापक था और 322 ईसा पूर्व में यह मगध की राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? कलिंग विजय का जो वर्णन है वो एक्चुअली किस में है? ये अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। कलिंग विजय का जो उल्लेख है वो अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। अशोक जो था वो अपने अभिषेक के 8 वर्ष के बाद, मतलब लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है और उसकी राजधानी जो थी तोसली, उस पर अधिकार कर लेता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल जो है वो प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का हल जो है वो किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? बनावली से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, ये बनावली जो है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। रविंद्र सिंह बिस्ट जो है वो इसका उत्खनन किए हैं, कब? 1973 में किए हैं। और बनावली से ही सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य भी जो है वो यहीं से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेतों के निशान जो है वो कालीबंगन से मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगन जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यहीं से भूकंप के साक्ष्य, साथ ही साथ अग्नि हवन कुंड का साक्ष्य और चूड़ियाँ का साक्ष्य भी जो है वो कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, यह पूछ रहा है। आर.डी. बनर्जी बिल्कुल थे, के.एन. दीक्षित भी थे, एम.एस. वत्स भी थे, बी.ए. स्मिथ नहीं थे। क्योंकि देखिए, ये बी.ए. स्मिथ की अगर बात कीजिएगा तो ये हड़प्पा सभ्यता के खोज से संबंधित नहीं रहे थे। ये क्या थे? ये एक इंडोलॉजिस्टिक और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन ये हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो हाँ, यही सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक साइड नवपाषाण कालीन स्थल के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड वो नवपाषाण कालीन स्थलों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो उतनूर जो है वो किसके साथ मैच करेगा? तेलंगाना के साथ मैच करेगा। चिरांद जो है वो बिहार के साथ मैच करेगा। गुफकराल जो है वो कश्मीर के साथ मैच करेगा और पय्यमपल्ली जो है वो तमिलनाडु के साथ मैच करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलान करने के लिए कह रहा है। एक साइड महाजनपद दिए गए हैं और दूसरे साइड महाजनपदों की राजधानियां दी गई हैं। मल की अगर बात करते हैं तो ये किसके साथ मैच करेगा? कुशीनारा के साथ मैच करेगा। अंग की अगर बात करते हैं तो चंपा के साथ मैच करेगा। गंधार जो है वो तक्षशिला के साथ मैच करेगा और बस जो है वो कौशाम्बी के साथ मैच करेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 16 महाजनपद है और महाजनपदों की जो जानकारी है वो हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको कि दसराज युद्ध भी कहा जाता है, ये परूसनी नदी, जिसको कि वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, उसी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत जन के राजा जो थे सुदास, उन्होंने 10 राजाओं के एक संघ को हरा दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, परूसनी यानी कि रावी नदी के तट पर। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग जो है वो कब शुरू हुआ था? देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि जो है वो निश्चित नहीं है कि कब से लोहे का प्रयोग होने लगा था। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण वाला जो क्षेत्र था उसको मगध क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। मगध के नाम से गंगा के दक्षिण क्षेत्र को जाना जाता था। नेक्स्ट है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत जो है वो किसने की थी? तो मरम्मत किसने किया था? आप लोग एक पढ़े होंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उसी में गुजरात के गिरनार पर्वत पर जो प्राप्त हुआ था और उसी अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की जो सूचना है वो प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां जो है वो किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो यह जो है वो गुप्त कला का महत्वपूर्ण अवशेष है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त कला। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो पूर्णतः सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। और 9वां मंडल का जो सभी 114 सूक्त है 9वें मंडल में, वो सभी के सभी जो हैं वो सोम को ही समर्पित हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी हम लोगों ने देखा किसको समर्पित है, सोम और इस पे पर नामाकृत देवता को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सोम मंडल भी कहा जाता है 9वां मंडल को, यह भी आपको ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में ही उल्लेखित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के जो रचनाकार थे वो विश्वामित्र हैं और यह जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो वैशेषिक के द्वारा किया गया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ही सृष्टि का निर्माण जो है वो परमाणुओं से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, और महर्षि कणाद जो थे वो इस दर्शन के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में। और महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे।
महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु आप लोग पढ़े होंगे कि जो मल्ल राजा सृष्टिपाल था उसके राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। और कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, पावापुरी में हुआ था। इनका जन्म जो है वो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और फिर 72 वर्ष की आयु में इनको राजगृह के समीप पावापुरी में इन्होंने अपना शरीर त्याग किए दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर के जो प्रथम अनुयायी जो थे वो उन्हीं के दामाद थे जिनका नाम क्या था? जमाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है वो 14 पूर्व जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 पूर्व। निम्नलिखित में से कौन जो है वो महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो अहिंसा पर जोर यह तो नहीं करता है, जाति विहीन समाज यह भी नहीं करता है, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना ये करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उसके बाद बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बट जाता है, हीनयान और महायान। तो जो हीनयान संप्रदाय को मानने वाले जो लोग थे वो मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन जो महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो बुद्ध को देवता मानते थे और उनकी मूर्तियों की पूजा करते थे। तो यही डिफरेंस था कि देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करने में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो किस स्थान पर दिया था? देखिए, धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि किसको कहा जाता है? जो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। अच्छा, अगर यही आपसे पूछे कि प्रथम कहाँ दिए थे तब तो आपका आंसर है सारनाथ, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उपदेश अपना कहाँ दिए थे तब आपका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। ध्यान रखना है आपको, प्रथम पूछे तो सारनाथ और सर्वाधिक पूछे तो श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ हुआ है? महापरिनिर्वाण उनका कहाँ हुआ था? आप लोग पढ़े होंगे कि 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था और उसी को ही बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। और ये कैसे हुआ था? चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद वो उनको जो है वो महापरिनिर्वाण हुआ था। त्रिपिटक जो है वो किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक में कौन कौन आता है? विनय पिटक आता है, सुत्त पिटक आता है और अभिधम पिटक आता है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह दिया गया है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। देखिए, एक्चुअली जैन धर्म में मोक्ष के 3 साधन बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। वही सम्यक ज्ञान को सटीक ज्ञान कहा गया, सम्यक दर्शन को सच्ची आस्था कहा गया और सम्यक चरित्र को सटीक क्रिया कहा गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है वो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सामान्य नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए, समान नहीं है यहाँ आपसे पूछ रहा है। अहिंसा तो है, वेदों के प्रति उदासीनता भी था दोनों में, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति भी थी, आत्मदामन के बारे में दोनों में समानता नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में आत्मा की मानता है लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना जो है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बोध गया में बोधि वृक्ष जो है वो अपने वंश की किस पीढ़ी का है? देखिए, एक्चुअली इसको बीपीएससी इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था क्योंकि इसमें 5वीं पीढ़ी और 6ठी पीढ़ी में कन्फ्यूजन है। क्योंकि देखिए, महाबोधि मंदिर में जो वर्तमान में बोधि वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था वो ओरिजिनल वाला वृक्ष नहीं है। क्यों वृक्ष नहीं है? क्योंकि हेनसोंग जो था
उसके अकॉर्डिंग हेनसोंग अब ने ये कहा है कि जो सम्राट शशांक था वो उसको नष्ट कर दिया था। फिर उसके बाद उसके स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए थे, फिर उसको भी नष्ट कर दिया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 5वीं पीढ़ी का है, ठीक है, जिसको कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। लेकिन फिर एक और तथ्य अगर देखा जाए इतिहासकारों का, तो उसमें ये कहा जाता है कि 2 बार इसको अशोक लगवाया, एक बार पुष्यमित्र शुंग लगवाया, फिर अंतिम में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था। तो इस तरह से अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 6ठी पीढ़ी का हो जाएगा। तो इसीलिए बीपीएससी इसको कैंसिल कर दिया था, 5वीं और 6ठी में कन्फ्यूजन था। आगे है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है वो आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने। अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए जो आवास है वो बनाया गया था। नेक्स्ट है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मौखली गोसाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो मौखली गोसाल थे वो स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये महावीर के ही शिष्य थे, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है कि महावीर से इनका मतभेद हो जाता है और फिर ये महावीर की शिष्यता जो है वो त्याग देते हैं और फिर ये आजीवक नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था। पाटलिपुत्र का संस्थापक आपसे पूछ रहा है तो वो अजातशत्रु था, क्योंकि देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो अजातशत्रु ने ही गंगा और सोन नदी के संगम पर किया था। लेकिन फिर उदयीन जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी जो है वो राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में किसके द्वारा चयन किया गया। अभी हम लोगों ने देखा कि उदयीन जो था वो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो पाटलिपुत्र किसने बसाया था, उदयीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में ताम्रपाषाण युगीन स्थल दिए गए हैं और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ दी गई है। आहाड़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो बनास के साथ मैच करेगा। फिर कायथा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह काली सिंध के साथ मैच करेगा। स्वालदा की अगर बात करते हैं तो यह ताप्ती के साथ मैच करेगा। और मालदा जो है मालवा, ये जो है वो किसके साथ मैच करेगा, नर्मदा के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र, और दूसरा के कौन थे, क्षमा श्रवण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित किया था, उदयीन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 461 ईस्वी में अपने पिता की हत्या करके उदयीन जो है वो मगध की गद्दी पर बैठता है, जो कि एक जैन धर्म का अनुयायी था। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है वो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवियों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन था, वह राजगृह था, जिसको कि ग्रीवराज के नाम से जाना जाता है। फिर अब उदयीन जो आता है वो अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, जीवक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और महात्मा बुद्ध की सेवा में भी बिंबिसार ने यही राजवैद्य जीवक को ही भेजा था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था, याद रखिएगा पूछा जा सकता है एग्जाम में। अजातशत्रु का उपनाम जो था वो कुनिक था। क्या था, कुनिक। क्लियर है। अजातशत्रु के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि ये मगध का शासक
कैसे बना था। अपने पिता का जो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, उसकी हत्या कर देता है और राजगद्दी पर बैठ जाता है। फिर है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था, तो ये किसने किया था, विलियम जॉन्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलियम जॉन्स। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिसेप। और कब, तो 1837 में। नेक्स्ट है कि कालिदास ने कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है, तो ये कार्तिकेय की जन्म की कहानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली ये जो कालिदास का संस्कृत महाकाव्य है कुमार संभवम, इसमें भगवान शिव और पार्वती के पुत्र जो हैं कार्तिकेय, उन्हीं के जन्म की कहानी है, जो ताड़कासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लेते हैं। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। मेगास्थनीज जो था वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। फिर है एक साइड पुस्तक है, दूसरे साइड लेखक के नाम दिए गए हैं, आपको मैच करना है। बृहद संहिता की अगर बात करते हैं तो ये 12 मिहिर के साथ मैच करेगा। मूसिका मसा की अगर बात करते हैं तो ये अतुला के साथ मैच करेगा। राज तरंगिणी आप लोगों को पता ही है, कलहन के साथ मैच करेगा। और विक्राम देवचरित्र जो है वो बिल्हन के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि इंडिका के लेखक कौन थे, तो इंडिका का लेखक कौन था, मेगास्थनीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, उसमें पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है कि पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन था वो 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था और इसकी कुल 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में क्या था, 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट है मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर के द्वारा निकेटर का दूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में भेजा गया और क्या था, एक यूनानी राजदूत था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेलुकस का। नेक्स्ट है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। और फिर बृहदत्त की हत्या कौन करता है, उसका सेनापति करता है पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग उसकी हत्या करके मगध पर शुंग वंश की नींव डाल देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बृहदत्त। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जूनागढ़ अभिलेख जो है वो अब तक के प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक जो है वो प्राचीन अभिलेख है। क्लियर है, चलिए। नेक्स्ट है कि कैलाशनाथ मंदिर जो है वो किस वंश ने और किस राज्य में बनाया गया है, तो कैलाशनाथ मंदिर जो है वो तमिलनाडु में बनाया गया है और पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था। पल्लव वंश का एक शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय, और यही नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा यह मंदिर का जो है वो कैलाशनाथ मंदिर, जो कि कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, इसका निर्माण करवाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर मैच करने के लिए कह रहा है, एक साइड लेखक के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड पुस्तकें हैं। तो अष्टध्यायी पुस्तक की अगर बात करते हैं तो यह पाणिनि के साथ मैच करेगा। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के साथ मैच करेगा। कुमार संभव की अगर बात करते हैं तो यह कालिदास के साथ मैच करेगा, और नीतिसार जो है वो कामदंग के साथ मैच करेगा। क्लियर है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो जैन धर्म के प्रति दशरथ, बृहदत्त, खारवेल और हुबसिक। तो सबसे ज़्यादा जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव किसका था, खारवेल का था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। खारवेल से आप लोगों को एक चीज़ याद आता होगा, हाथी गुम्फा अभिलेख, और यही हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था, देखिए कलिंग चेदी वंश से था। अब चेदी वंश को ही, इस चेदी वंश का संस्थापक कौन था, देखिए बीपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, इस चीज़ को समझिए।
अभी कोई भी बच्चा जनरली इस क्वेश्चन को अगर ऐसे देख रहा है तो उसके दिमाग में यही आएगा कि कलिंग, नरेश, खारवेल का संबंध किससे है, तो चेदी वंश से है। लेकिन चेदी वंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। और महामेघवाहन इसका संस्थापक था, इसीलिए चेदी वंश को महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका आंसर ए भी सही है और बी भी सही है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एक्चुअली समुद्रगुप्त जो था वो आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया था, और यही विजय के कारण इसको भारत का नेपोलियन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन था? तो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो था स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से आपको ध्यान रखना है कि स्कंदगुप्त जो था वो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, और इसने प्रणदत्त को, एक नाम याद रखना है प्रणदत्त, जिसको कि सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? तो अपहृत कहा जाता था बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होती थी, मतलब वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो, उसको अपहृत भूमि कहा जाता था। एक्चुअली ये अपहृत भूमि ये कब कहा जाता था? ये एक्चुअली गुप्त शासन जब हुआ था, मतलब गुप्त काल की ये बात है कि गुप्त काल में जिस भूमि पर खेती नहीं की गई हो उसको अपहृत भूमि कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री सुंग यून जो था वो 518 में भारत आया था, 518 ईस्वी में। तो 518 यानी 515 से 520। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हेनसोंग आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनसोंग, जो कि अपनी भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ भी लिखता है जिसका नाम है CU की। ठीक है, हेनसोंग जो था इसको यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन कौन था? कलहन हर्ष का आश्रित कवि था, जो कि एक राज तरंगिणी नामक पुस्तक लिखता है जिसमें कि कश्मीर का इतिहास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय के कहाँ स्थित है? बिहार में, और इसका निर्माण जो है वो पाल वंश के जो प्रथम शासक था गोपाल, उसके द्वारा करवाया गया था, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव, और इसकी राजधानी थी सिमराबगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? अभी तो हम लोग देखे संस्थापक तो इसका नान्यदेव था, अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा जो है वो स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो किस काल में हुआ था यह अवधारणा? धर्मशास्त्र के समय में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धर्मशास्त्र के समय में हुआ था। फिर है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में आप लोगों को पता ही होगा कि चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर में। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो बुद्ध की जैसी ही मृत्यु होती है, उसके तुरंत बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में होता है। उस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु था, और अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप किया था। फिर द्वितीय बौद्ध संगति की अगर बात करते हैं तो वो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था, और तीसरा जो है वो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो है वो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे के सबाकामी, तीसरे के मौगलीपुत्र और चौथे के वसुमित्र। यहाँ आपसे पहला पूछ रहा है तो महाकश्यप जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। फिर है कि भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो भगवान बुद्ध के मरने के बाद पहली बौद्ध संगति जो हुआ था वो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में हुआ था।
और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। फिर है कि प्रथम बौद्ध महासभा जो है वो कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा जो है वो राजगृह में आयोजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह में हुआ था। प्रथम राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। फिर है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है, जो कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में अंकित हैं। आपको इनमें सुमेल करना है। जन्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति की अगर बात करते हैं तो वो हुआ था बोधगया में। प्रथम प्रवचन जो है वो सारनाथ में हुआ था और निधन जो है वो कुशीनगर में हुआ था। क्लियर है? चलिए, बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोधगया में 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बोधगया में महाबोधि मंदिर जो है वो बनाया गया जहाँ, तो बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और फिर इसको 2002 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी जो है वो बना दिया गया है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध जो है वो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी में है सारनाथ। गौतम बुद्ध जो है वो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिए थे, जिसको कि बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो कहा गया है। फिर है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है वो किस राजा युग में प्राप्त हुआ है? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है, देखिए मैं अभी जस्ट ही आप लोग को एक क्वेश्चन में बताया था, हुआ क्या था। चतुर्थ बौद्ध संगति याद कीजिए, जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और उसके बाद बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान में बंट जाता है। और महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया था और उनकी पूजा की जाने लगी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था जो है वो कहाँ थी? तो वो कहाँ थी? वैशाली, लिच्छवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग किसने स्थापना किया था? कुमारगुप्त ने। अब कुमारगुप्त जब किया ही था तो क्या हो जाएगा? गुप्त वंश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ये प्राचीन भारत में मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो है वो क्यों लागू की गई थी? क्योंकि सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मनसबदारी व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता ही थी मनसबदारी प्रथा। फिर नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें कथन ए और दूसरा कारण आर है। आपको बताना है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। यह बिल्कुल सही बात है कि पतन हो गया था। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ दोनों कथन ए और आर जो है वो सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों व्याख्या नहीं कर रहा है? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त करने वाला जो था वो ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था, इसलिए नहीं बंद हो गया था कि उसको राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। नेक्स्ट है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। फिर है मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाटलिपुत्र भी था और राजगृह भी था। मगध की आरंभिक राजधानी तो राजगृह थी, लेकिन फिर उदयीन जो है वो पाटलिपुत्र को राजधानी बना देता है। तो यह दोनों था, तो यहाँ ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा इसका। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी?
मगध की प्रथम राजधानी आपसे पूछ रहा है तब आप सही आंसर दे सकते हैं राजगिरी या फिर गिरिब्रज। ठीक है, ये था प्रथम राजधानी। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो नंद वंश के बाद किसने किया था? मौर्य वंश ने, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य किसका हत्या किया था? धनानंद का ही हत्या करके नंद वंश का अंत कर दिया था और फिर मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य वंश। नेक्स्ट है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है, तो किसके ग्रंथ में हुआ है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसका ग्रंथ है? विशाखदत्त का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। और यही मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को कुलहीन भी कहा गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा जो है वो सिकंदर महान के समकालीन था। तो सिकंदर महान के समकालीन जो था वो धनानंद था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। फिर है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है वो मुख्यतः बना हुआ था। तो चंद्रगुप्त का महल जो है वो मुख्यतः लकड़ी का ही बना हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो देखिए, अष्टप्रधान का गठन तो शिवाजी के द्वारा किया गया था। शिवाजी जो थे वो राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था किए थे, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को जो है वो नियुक्त किया जाता था। वो 8 मंत्री कौन कौन थे यह भी ध्यान रखना है। पेशवा, आमत्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव और न्यायाधीश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था। तो दक्कन का विजय कौन प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त। फिर है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत पर था। तो चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत पर था, यह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। यह तो मैं आप लोगों को अभी बता ही चुका था वीडियो के स्टार्टिंग में कि यह पढ़ेगा इंडिया के द्वारा एक लक्ष्य 69th बीपीएससी प्रीलिम्स कोर्स लेकर आया जा रहा है। ये एक्चुअली कोर्स नहीं है, ये रिवीजन होगा सिर्फ और सिर्फ। यह जो होगा वो पेड फॉर्म में होगा, इसके लिए आप लोगों को 99 रुपीज़ पे करना होगा। यह जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे 9472092809 नंबर पे आप लोगों को बीपीएससी लिखकर व्हाट्सअप करना है। एक्चुअली है इसमें क्या, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कल से यह टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, मतलब 20 तारीख से यह टेस्ट, 20 तो आज ही है, मतलब आज से ये स्टार्ट हो रहा है यह टेस्ट सीरीज। आज मॉर्निंग में आप लोगों को 10 बजे इस पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। मॉर्निंग में डेली आप लोगों को करंट अफेयर और बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और इसके बाद शाम में 20 तारीख से सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट होगा। 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक डेली एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटी का आज 20 तारीख है ना, आज शाम में पॉलिटी का टेस्ट है। कल हो जाएगा हिस्ट्री का, फिर एंशिएंट हिस्ट्री होगा, मेडिएवल होगा, फिर मॉडर्न होगा, ऐसे कर करके सेक्शनल टेस्ट चलेगा 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। फिर 30 तारीख के बाद से 1 तारीख से लेकर 28 सितंबर तक, 30 सितंबर को आप लोगों का एग्जाम है, तो 1 तारीख से लेकर 28 सितंबर तक डेली फुल लेंथ, मतलब डेली 150 क्वेश्चन आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मिलेगा। ये तो रात की बात है। और मॉर्निंग में आप लोगों को करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप लोगों को अलग से मॉर्निंग में भी दिया जाएगा। तो डेली आप लोग मान के चलिए लगभग 200 क्वेश्चन का आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। तो उस हिसाब से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं आप लोगों को इस चीज़ की सियोरिटी देता हूँ कि यह जो 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के नाम से यह जो रिवीजन सीरीज हमारा है वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, यह पूछ रहा है। अफगानिस्तान था, बिहार भी था, कलिंग भी था, श्रीलंका नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीलंका। नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है वो किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस्त की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाटलिपुत्र।
नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख जो है उसमें ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। यहाँ आपसे पूछ रहा है भाषा, तो भाषा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो है वो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, जो कि मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खरोष्टी लिपि। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश था बड़ों का सम्मान, शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। यह तीनों था। राजा के प्रति वफादारी यह नहीं था धम्म का मूल संदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भाबरू स्तंभ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाबरू स्तंभ। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः जो है वो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया था? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जो है वो जेम्स प्रिसेप को है, जो कि 1837 ईस्वी में अशोक का जो दिल्ली टोपरा अभिलेख था उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेम्स प्रिसेप। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियां पर प्रभाव डाला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियां। फिर है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वो किस विषय पर आधारित है? तो अर्थशास्त्र में एक्चुअली शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास भी हैं, धन संचय की भी बात कही गई है, विदेश नीति की भी बात कही गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वो कांचीपुरम में स्थित है? तो कांचीपुरम में कौन सा मंदिर स्थित है? एकाम्रेश्वर मंदिर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया है? पल्लवों के द्वारा करवाया गया है, और यह जो है वो देवाधिदेव महादेव को समर्पित यह मंदिर है। फिर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटिका स्थल स्थित है? तो भीमबेटिका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। फिर है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज जो है वो भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 श्रेणियों में। वो 7 श्रेणी कौन कौन से हैं? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। नेक्स्ट है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इसका मौर्य समाज के 7 वर्गों का विभाजन का जो विशेष रूप से उल्लेख है वो किस में किया गया है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान जो है वो किस युग में किया गया है? कृष्णदेव राय, सम्रांगगण सूत्रधार, ये गलत है, ये एक्चुअली राजा भोज के द्वारा होगा। ठीक है, ये राजा भोज होना चाहिए। फिर है महेंद्र बर्मन मत विलास प्रहसन, ये बिल्कुल सही है। फिर है भोजदेव मानसोल्लास, ये गलत है, ये भोजदेव नहीं बल्कि सोमेश्वर होना चाहिए यहाँ पे, सोमेश्वर तृतीय। और फिर है सोमेश्वर आमुक्त माल्यद, ये भी गलत है। आमुक्त माल्यद तो आप लोग को पता ही होगा, कृष्णदेव राय यहाँ होना चाहिए। तो सही आपसे पूछ रहा है, तो सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पेरिप्लस ऑफ द इलिथियन सी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पेरिप्लस ऑफ द इलिथियन सी जो है
वो अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो स्रोत कौन है? मेगास्थनीज का इंडिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसने कि पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था उदयीन। उदयीन ऑप्शन में नहीं है, तो उदयीन ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद ऑप्शन में कौन सही होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? जो कुषाण शासक था जिसका नाम था क्या? भीम कटफेसिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कला की गंधार शैली जो है वो कुषाणों के समय में फली फूली थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक, कुषाणों के समय में। कुषाण शासक जो कनिष्क थे उसी के शासनकाल में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, एक था गंधार शैली और दूसरा था मथुरा शैली। फिर है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था किसके? कनिष्क के शासनकाल में और वसुमित्र की अध्यक्षता में, जिसमें कि बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनिष्क। फिर है प्रघोत कहाँ का राजा था? तो प्रघोत जो चंद प्रघोत था वो बुद्ध के समय में अवंती का राजा हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है कि हुन राजा तोरमान जो है वो किस अलौकिक राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो यह जो है हुन राजा तोरमान, यह प्रकाश वर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्मन। फिर है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम। और इनके नाम पर ही इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी जो है वो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस मंदिर का निर्माण जो है वो द्रविड़ शैली में किया गया है और ये जो राजराज प्रथम जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? तो विधवा दहन का उदाहरण जो है वो भानुगुप्त का आयरन स्तंभ अभिलेख में उल्लेखित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भानुगुप्त का आयरन स्तंभ अभिलेख। विधवा दहन की अगर बात करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो भानुगुप्त का आयरन स्तंभ अभिलेख है, इसी अभिलेख में एक भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी जो है वो सती हो जाती है, उसका उल्लेख जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है कि सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो सुंग वंश के बाद भारत पर कन्नब वंश राज्य करता है। सुंग, देखिए सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? सुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। ठीक है, देवभूति जो है वो वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मार दिया जाता है। फिर वासुदेव जो नवीन वंश की स्थापना करता है, उस वंश का नाम क्या है? कन्नब वंश। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। तो राजा खारवेल का नाम जो है वो हाथी गुम्फा के लेख से जुड़ा हुआ है और आप लोग पढ़े ही होंगे कि यह अभिलेख जो है वो खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। फिर है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो अपने बड़े भाई की हत्या की करके कौन सत्ता प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा रामगुप्त जो है वो शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण के समय वो सही से विरोध नहीं कर पाता है, तो इसीलिए उसका भाई जो है चंद्रगुप्त द्वितीय वो रामगुप्त की हत्या कर देता है और उसकी पत्नी जो रहती है ध्रुव देवी उससे विवाह कर लेता है और फिर शकों के विरुद्ध विजय भी प्राप्त कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर है कि नगरों का क्रमिक पतन जो है वो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी?
तो नगरों का क्रमिक पतन जो है वो गुप्त काल की एक प्रमुख विशेषता थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुप्त काल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है वो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति का भी किया जाता था, कैम्बे का भी किया जाता, भड़ौच का भी और कल्याण का भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है वो अनुदान में दिया था। तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुप्त वंश। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त युग में गुप्त वंश के समय भूमि राजस्व का जो दर था वो उपज का 6ठा भाग हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उपज का 6ठा भाग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा देन जो था वो गुप्त वंश का ही था। भागवत कहने का मतलब वैष्णव धर्म, और इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि गुप्त वंश का जो राज्य चिन्ह हुआ करता था वो गरुड़ ही था। ठीक है, और गरुड़ क्या है, विष्णु का वाहन कहा जाता है इसको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश। फिर है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो आर्यभट्ट जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्यभट्ट। फिर है कि इनमें से कौन जो है वो गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। तो गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में जाने के लिए किसको जाना जाता था, सुश्रुत को जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो वर्धन राजवंश की स्थापना जो है वो पुष्पभूति के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पुष्पभूति। देखिए पुष्पभूति के द्वारा स्थापना किया गया था। अच्छा, और अगर आपसे पूछे कि इस वंश का सबसे महान शासक कौन था, तब हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो चीनी यात्री हेनसोंग जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय। फिर है कि हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो था उस समय वो था मथुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मथुरा। नेक्स्ट है कि कभी बान निवासी था। तो बानभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और पाटलिपुत्र क्षेत्र का निवासी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। बानभट्ट से याद रखिएगा इसकी कुछ रचनाएं जैसे हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, ये सब जो है वो बानभट्ट की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग। तो चीनी यात्री इति सिंह जो था वो 675 से लेकर 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कौन करता है, बख्तियार खिलजी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मुसलमान। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। धर्मपाल से एक तो याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और एक याद रखिएगा बौद्ध विहार। ठीक है, और ये कौन था, पाल वंश का एक प्रतापी शासक था। नेक्स्ट है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ताम्रपाल लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में जावा सुमात्रा से संपर्क था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जावा सुमात्रा। देखिए जो पाल वंश का एक शासक था देवपाल, उसने जावा का शैलेंद्र वंशी शासक था बालपुत्र देव,
उसके अनुरोध करने पर उसने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव जो है वो दान में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था। तो अभी हम लोगों ने देखा था कौन था, बालपुत्र देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो चंदेल शासक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंदेल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था, तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला है विश्वविद्यालय कहाँ? बिहार का जो भागलपुर जिला है वहाँ स्थित है, और इसकी स्थापना जो है वो पाल वंश के एक शासक धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख जो है वो संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं हुआ है? चेर का हुआ है, चोल वंश का हुआ है, पांड्य वंश का हुआ है, कदम्ब का नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि संगम युग में उरियूर जो है वो किसके लिए विख्यात था? तो यह एक्चुअली तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित था। चोलों की राजधानी ये हुआ करता था, और यह जो है वो कपास और सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। और इसी मुद्रा राक्षस में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल और कुलहीन जो है वो कहा गया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवर दाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रवर दाई, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। फिर स्वप्न बद्धता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे भौस, महाकवि भौस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कुमार संभव महाकाव्य जो है वो किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव जो है वो कालिदास की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालिदास। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय पुस्तक जो है वो किसने लिखा था? तो ये भारवी के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि उस स्रोत का नाम बता लाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन्य है। तो उस स्रोत का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद पन्हो। क्योंकि देखिए बौद्ध भिक्षु जो था नागसेन, उसके द्वारा लिखित ये मिलिंद पन्हो में नागसेन और हिंद शासक जो था मेनांडर, उसके बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो मिलिंद पन्हो जो है वो व्यापारिक मार्ग पर मौन है। हर्षचरित नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजयलाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राजधानी कहाँ करती थी? राजधानी हुआ करता था तंजौर, और विजयलाल ने सॉरी, विजयलाल ने नर केसरी की उपाधि भी जो है वो धारण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। कह रहा है चोल काल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो है वो एक्चुअली ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। आप लोग पढ़े होंगे कि स्थानीय स्वशासन जो था वो चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता हुआ करती थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो अभी हम लोगों ने देखा स्थानीय स्वशासन किसकी प्रमुख विशेषता थी? चोल प्रशासन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोपुरम कहा जाता है। फिर है कि नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म का।
अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजात शत्रु जो था वो हर्यक वंश का था और अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठता है और फिर बाद में इसकी भी हत्या उसका बेटा उदयन जो है वो कर देता है। तो आप लोग एक पढ़े होंगे जैसे का तैसा, वही चीज़ है, इसके साथ वही हुआ था। ये अपने बाप बिंबिसार को मार के गद्दी पर बैठा था और फिर इसका बेटा जो है वो इसको मार के गद्दी पर बैठ जाता है। एक है वो शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविस्निक्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। तो वो थे कौन? अलार कालाम और रुद्रक रामपुत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? ये भी मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है। तो सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही जो था वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया था। सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी थी। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा भी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। फिर है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इसकी संयुक्त सेनाएं जो है वो विजयनगर को पराजित करता है। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय था, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो उसके मंत्री राम राय के हाथ में था। नेक्स्ट है कि दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दीन इलाही जो है वो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा। और कब? 1582 में किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती है? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है वो शिवाजी के राज्य प्रबंध में सहायता करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिवाजी। फिर है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। और फिर बृहदत्त की हत्या कर दी जाती है, उसका एक सेनापति रहता है पुष्यमित्र शुंग, उसके द्वारा। और फिर मगध वंश, मौर्य वंश खत्म होता है और शुंग वंश की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति किया है। तो कैवल्य की प्राप्ति कहाँ किया है? जबहंकी ग्राम में किया है, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंपा। ये अंग जनपद है जो वर्तमान में जो भागलपुर और मुंगेर वाला जो क्षेत्र है वही अंग जनपद का क्षेत्र हुआ करता था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन की पुस्तक थी राज तरंगनी, जिसमें कि कश्मीर का इतिहास मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो किस नगर में किया गया था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में कहाँ किया गया था? राजगृह में। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलबन। और पहला जो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था राजगृह में, उसकी अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा? चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो कि राजनीतिक के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौटिल्य। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। तो यह किसके द्वारा जारी किया गया था? सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहनों द्वारा। सातवाहन राजवंश की स्थापना जो है वो सिमुक के द्वारा किया गया था और इसकी वास्तविक राजधानी जो है वो कहाँ थी? प्रतिष्ठान। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो एक इतिहासकार थे जिनका नाम था रोमिला थापर, उन्होंने यह बात कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक थे हरि सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरि सेन। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरि सेन थे। और इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में जो है वो वर्णन मिलता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला जो है वो किसका शानदार उदाहरण है? तो ये भारत जावा कला का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये बराबुदूर जो स्तूप है वो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला जो है वो भारत जावा कला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो महावंश के अनुसार बिंबिसार जो है वो 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और बिंबिसार जो है वो मगध पर करीबन 52 वर्षों तक शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो गोरखगिरी जो है वो खारवेल के द्वारा, जो चेदी वंश का शासक था खारवेल, उसके द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खारवेल। क्लियर है? तो ये टोटल 180 क्वेश्चन था जो कंप्लीट करवा दिया गया है एंशिएंट हिस्ट्री का। अगर ये सीरीज आप लोग कंटिन्यू चाह रहे हैं बीपीएससी एग्जाम तक कि मैं सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करवा दूं, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं सारे वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि ये लक्ष्य जो 69 बीपीएससी प्रीलिम्स है, इससे आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। इसमें डेली आपको ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन के आसपास डेली आप लोगों को रिविजन करने के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।